सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रजो मौसी का नमस्कार। मौसी जी, भाई देखिए, हम सभी परिवार की एक इकाई होते हैं। परिवार के बिना तो रहना जरा मुश्किल ही लगता है ना, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही। देखो भाई, परिवार का ख्याल आते ही एक इत्मीनान और सुरक्षा का भाव आता है। तो जिंदगी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि आसानियों का जो है वो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अगर परिवार है तो चीजें आसान हो जाती हैं। हाँ, और परिवार में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो उनके बारे में तो हमें ऐसा लगता है कि बस उनका साया अगर हमारे सिर पर है तो बस फिर किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारी जो समस्याएं हैं वो स्वतः ही सुलझती चली जाएगी। बिल्कुल, उनके अनुभव, उनका आशीर्वाद हमारी राहों को बहुत आसान कर देता है ना? बिल्कुल। और इन्हीं बातों का जो महत्व है उसे समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आज के दिन मनाया जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर कोई बात आपको सही ना लगे, उस बात से आप तवक्को नहीं रखते हैं, तो भाई उसको अगर ऐसे अंदाज में बोलें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। परिवारों में तो खासकर इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। आप कहीं काम भी करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी बात जो है वो जिस सोच से मैं कह रही हूँ उसी सोच से पहुंचे, ना कि लहजा ऐसा हो कि अगले को बुरा लग जाए। बिल्कुल। परिवार में रहते हैं या फिर जब हम ऑफिस में काम करते हैं या कई लोगों से जब हमारी बातचीत होती है, उनके बीच रहने का मौका मिलता है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनसे हमारी असहमति होती है या हमें लगता है कि नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। तो आपको अपने विचार व्यक्त करने की जो है आजादी है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन करें, उसमें शालीनता रखना बहुत जरूरी है। वो एक सलीके से हो, एक तरीके से हो कि आपकी बात भी उन तक पहुंचे और उन्हें तकलीफ भी नहीं हो, बुरा भी ना लगे। बिल्कुल। तो आज ये हमारे बातचीत का एक विषय होगा और इसके अलावा खान पान के जी हाँ, व्यंजन भी आज हम बात करेंगे कि अच्छा मौसी जी, अभी ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खाने से थोड़ा फायदा होता है हमारे शरीर को या मन को भाती है, जो चीजें ऐसी ठंडी ठंडी चीजें या ऐसी कुछ व्यंजन अगर हमारे साथियों के पास में है तो वो जरूर हमें बताएंगे और हम जो है, वरना हम तो आपको मीठा मीठा और चटकीला ही बताएंगे। जी ठीक है, तो बस एक गीत सुनवा दे। जी। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो मौसी जी देखिए, ऐसी ही प्रार्थनाएं जो हैं अगर परिवार में होती रहे, घर में होती रहे, सबके सुख की कामना की ये जो प्रार्थना है ये हम करते रहे, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही प्यारा परिवार हमारा होगा। और ऐसे प्यारे परिवार में सब लोग सुखी होंगे, कष्टों से दूर होंगे और सबकी प्रगति होगी, उन्नति होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही तुमने। लेकिन मैं ये सोचने लगी कि ये भी दिवस मनाया जाने लगा, और क्या ऐसी वजह आई होगी, बिकॉज आज के समय में मुझे लगता है कि इतने सारे मनोरंजन के साधन हो गए। अब हाथ में फोन ही ले लो, जो बहुत लोगों का मन दिमाग भटकाता है। तो जैसे हम लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे दिवस, आए दिन कोई न कोई दिवस होता है, जिसको चाहे वो पर्यावरण दिवस हो, चाहे वो पृथ्वी दिवस हो, कोई भी, चाहे किसी बीमारी से संबंधित, तो इसलिए है ना कि वो हम लोगों को जागरूक करें, उसको फिर ऐसे सेलिब्रेट करें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हालात होंगे जब लोगों को लगने लगा होगा कि परिवार जो एक बहुत बड़ी संस्था है, सबको जोड़ने वाली संस्था है, तो इसमें क्या विघटन हो रहा है या बहुत सारे आश्रम बनने लगे, क्या है? बिल्कुल विघटन तो हो ही रहा है मौसी जी। देखिए, एक समय था, ये खुद हमारे अपने अनुभव हैं कि जब हम पहले के जमाने की बात करें, जब हम छोटे थे, तो हमारे परिवार में 8-10 सदस्य होना बहुत मामूली सी बात थी। उसमें दादा दादी भी होते थे, तो बुआ भी होती थी, मामा मामी भी होते थे, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब लोग और उनके बच्चे, सब उत्सव सा माहौल हुआ करता था। कम से कम छुट्टियों में तो सब लोग मिला ही करते थे, और जब छुट्टियां आती थी तो सब एक ही जगह जब एकत्रित होते थे, तो कम से कम परिवार में सदस्यों की जो संख्या है वो 20-25 तक पहुंच जाती थी। और उसके बाद जैसे ही छुट्टियां खत्म होती थी तो सब अपने घर जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी घर में 8-10 लोग होते थे। और उस समय इतनी आसानी होती थी कि कोई भी समस्या आई तो कोई घबराता नहीं था, सोचते थे कि नहीं, परिवार के सदस्य हैं, सब मिलजुल कर उसका सामना करेंगे और वो जो समस्या है वो आसानी से निपट जाती थी। जबकि कोई उत्सव का माहौल हो तो भी घर के ही सदस्य इतने होते थे कि एक उत्सव का माहौल अपने आप बन जाया करता था। तो ये परिस्थितियां थी। लेकिन आजकल के माहौल में हम देख रहे हैं कि केवल पति पत्नी और बच्चे, बस यही। और कहीं कहीं पर तो अब ये भी हो गया है कि जैसे ही बच्चों की शादियां होती है, बेटे की शादी हुई, वो अपनी पत्नी को लेकर एक अलग घर बसा लेता, इधर माँ बाप रह जाते हैं और उधर बेटा और बहू रह जाते हैं। तो परिवार का इतना ज्यादा विघटन हो चुका है, और इसकी जो खामियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, शायद इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने परिवारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने, एकजुटता के आदर्शों को बढ़ावा देने और दुनिया भर में पारिवारिक इकाइयों को मजबूत करने वाले प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए इसे 1994 में एक संकल्प के रूप में अपनाया, और मई 2024 हर साल एक थीम होता है। तो इस वर्ष जो है इसका विषय है परिवार और जलवायु परिवर्तन, है ना। इसका जो लक्ष्य है वो परिवारों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें इन प्रभावों को कम करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए
प्रोत्साहित करना है। परिवार और सामुदायिक पहल, शिक्षा, सूचना पहुंच, प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी प्रदान करके जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। और सार्थक और प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए परिवारों को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। परिवारों में स्थायी आदतें और जलवायु जागरूकता पैदा करके हम एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये इस बार इसका विषय थीम जो है वो रखा गया है। बिल्कुल। और कुछ और भी बात बताना चाहते हैं कि पारिवारिक एकजुटता और सद्भाव का सम्मान करने के एक विशेष अवसर के रूप में मनाया जाता है। चूंकि इस वर्ष का अवसर निकट मतलब आज ही है, तो इस दिन अपने परिवार के साथ क्या करना चाहेंगे? तो लिखा है कि भाई या खरीदारी करेंगे या मूवी देखने का प्लान बनाएंगे या क्या करेंगे। लेकिन जैसा कि ये कहा गया है कि जलवायु है ना, परिवार और जलवायु ये इसकी थीम है। और ये इसका महत्व भी बताया गया है कि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं या जलवायु को अच्छा बनाए रखने के लिए परिवारों का योगदान, यानी कि सबका मिलजुल के जो प्रयास होता है वो प्रयास करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब मिलजुल कर करने वाले प्रयासों की बात आती है तो सबसे पहले जलवायु की बात में पेड़ लगाना, और पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि जो पेड़ हैं उनका संरक्षण करना, ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी होती है। या अभी गर्मी का मौसम है, पानी की कमी होती है थोड़ी, तो इस समय पानी की बचत करना ये भी हम सबकी साझी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये सारी जिम्मेदारियां पूरे परिवार को मिलकर निभानी है, और इस तरह से हम जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें उन्हें रोकने में या परिवार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने एक संदेश भेजा है कि वात्सल्य, ममत्व, स्नेह, त्याग, विश्वास ये सभी परिवार के अधिष्ठान गुण हैं। जिस परिवार के सदस्यों के भीतर ये सब निहित है, निश्चित रूप से वो परिवार एक आदर्श परिवार का उदाहरण है। भारतीय संस्कृति एवं जीवन पद्धति में परिवार का विशेष महत्व है। संयुक्त परिवार हमारे समाज की रीढ़ है। वर्तमान में परिवारों का विघटन, जो हम बात कर रहे थे अभी मंजू, हमारी पारिवारिक शक्ति को क्षीण कर रहा है। ये हमारी संस्कृति के मूल्यों से मेल नहीं खाता। इसी कारण आज पारिवारिक तनाव की स्थितियां बढ़ रही हैं। लोग स्वयं को एकाकी महसूस कर रहे हैं। मनुष्य की संपत्ति ना दौलत है ना जायदाद है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार है। बहुत सुंदर। बिल्कुल। और हमारे एक साथी का ये संदेश है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो परिवारों के महत्व और समाज में उनकी भूमिका का जश्न मनाने के लिए 15 मई को मनाया जाता है। परिवार हमें एक साथ बांधता है। हमें अपने परिवार के सदस्यों से जो प्यार मिलता है वो हमें एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने और हमारे भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। परिवार वो घर है जिसमें हम बड़े होते हैं और वो घर है जिसमें हम दूर रहने पर वापस आते हैं। हमारे परिवार के सदस्य हमें अंतिम समय तक प्यार और स्नेह से जोड़े रखते हैं। वे हमें बड़ा होने और बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। व्यक्तिगत विकास और समुदायों और सामाजिक एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखती हैं कि ये परिवार एक सामाजिक व्यवस्था भर नहीं है, ये एक ताकत है। प्रेम और अपनत्व की डोर परिवार के सदस्यों को बांधे रखती है। हमारे भारतीय परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही अद्वितीय ताकत गहरी जड़ें जमा चुकी है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। हमारे परिवार में एकजुटता, सांस्कृतिक मूल्यों और आपसी निर्भरता को मजबूत भावना जिसने हर चुनौती को सामना करने में हमेशा मदद की है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 30 करोड़ परिवार हैं जिसमें आज भी संयुक्त परिवार की परंपरा जीवित है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ओर से भी हमारे सभी श्रोताओं को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम तो चाहते हैं कि आपका भी जो परिवार है सब मिलजुल कर सारे सदस्य साथ में रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे की प्रगति में सब हम सहायक बने। और भी बातें अभी करेंगे हम, लेकिन एक गीत सुन लें अभी। जरूर। खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की।
नातों में पली मिस्री की डली, नातों में पली मिस्री की डली। It's my family, it's my family, it's my family। हंसी खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की। नाज़ों में पली मिस्री की डली, नाज़ों में पली मिस्री की डली। It's my family, it's my family, it's my family। प्यार की बात है, मीठे गीत है, सबका तो दोस्त है, नानी मीत है। पापा प्यार की बात है, मम्मा मीठे गीत है, पापा तो दोस्त है, मम्मा मीत है। दुनिया में सबसे अच्छी पापा, सबसे अच्छी मन। It's my family, it's my family, it's my family। फूल जो खिल गए माली है मगन, प्यार से महका है मेरा ये चमन। पापा फूल जो खिल गए, मम्मा माली है मगन, पापा प्यार से महका है मम्मा मेरा ये चमन। दुनिया से खुशियाँ मांगू मैं क्यों, मेरे घर में है इतनी खुशी। It's my family, It's my family, it's my family। हंसी खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की। नातों में पली मिस्री की डली, नातों में पली मिस्री की डली। It's my family, It's my family, it's my family। it's my family। क्या बात है। बस यही कहना चाहिए ना सबको कि इट्स माय फैमिली। ने हमें अपने परिवार पर इतना गर्व होना चाहिए और हम प्राउड के साथ ये कह सकते हैं कि इट्स माय फैमिली। अगर ये ऐसा सबके साथ हो तो क्या बात है। बिल्कुल। देखो ना, एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि ये पहचानने का दिन है कि हमारे समाज में परिवार कितने महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने लोगों को ये समझने में मदद करने के लिए कि परिवार क्यों मायने रखते हैं, उन्हें क्या संघर्ष करना पड़ सकता है और लोगों को एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1994 में इस दिन का निर्णय लिया गया, जो मैंने कहा कि और वो भी यूनाइटेड नेशंस को। मतलब मैं हमारे यहाँ तो शुरू से मतलब हिंदुस्तान में परिवार बहुत संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बहुत बृहद परिवार हुआ करता था, जी है ना। बिल्कुल। एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। इस छोटे से शहर में परिवार की ताकत साफ दिखाई देती है, पर यह तभी संभव है जब अपने साथ रहें, साथ खाएं, साथ प्रगति करें। आज संयुक्त परिवारों की संख्या बहुत कम रह गई है। एक समय था जब लोगों की ताकत उनका परिवार होता था। गांव क्षेत्रों में आज भी व्यक्ति की पहचान उसके परिवार से होती है। ये तो तय है कि संयुक्त परिवार में दुख आधा और खुशी चौगुनी हो जाती है।
और एक श्रोता लिखती हैं और हमारे इस विविध भारती के परिवार के लिए भी उन्होंने लिखा है। लिखती हैं कि परिवार बहुत बड़ी चीज होती है, सुख दुख दोनों में बहुत बड़ा संबल होता है। हमारा बचपन संयुक्त परिवार में बीता और शादी के बाद भी अभी तक हमारा परिवार संयुक्त है। थोड़ी बहुत करवाहट तो चलती है, पर अब समयानुसार परिवार का जुड़ाव टूट रहा है। आज परिवार दिवस पर परिवार के कुछ भाई बहनों सदस्यों की पोस्ट नहीं दिख रही है, तो आप सबकी कमी महसूस हो रही है। देखिए, जब ये श्रोता हमारे कार्यक्रम सुनते हैं ना और कमेंट करते हैं ना, उनका भी एक परिवार के जैसा ही एक समूह तैयार हो जाता है। और जब उनमें से कुछ लोग अगर नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो वो एक जैसे परिवार के सदस्य की कमी खलती है, वैसे ही साथियों की कमी खलती है। एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक कर्ता के संरक्षण में रहने वाले लोग एक ही वर्ग के वंशज या कुटुंब होते हैं। किसी घर में माता पिता और उनकी संतानों का समूह जो है वो कुटुंब या कुल कहलाता है। एक रक्त संबंध के लोग इसे परिवार कहते हैं। मेरा घर भी इसी कुटुंब के तहत आता है और 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, इन 15 दिनों में मेरी सास के बुलाने पर हमारी 8 ननंद हमारे घर आई है ना। बुआ सास की बेटियां भी उसमें शामिल है। सभी ने खूब आनंद लिया। साल भर की थकान उतर गई और नई ऊर्जा से भरकर वे सब अपने अपने घर की ओर लौट चले। बेटियों ने भरपूर आशीर्वाद से हम परिवार वालों को नहला दिया। माँ से मायका होता है, लेकिन हमारे घर मामा का घर है, तो यानी कि 2 बार जो है उसमें माँ शब्द आता है। तो इस तरीके से और देखिए मौसी जी, अब जो हालात बदले हैं या फिर घर छोटे होते चले जा रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो हम जिस परिवार के बारे में बात कर रहे हैं कि उस समय बड़ा परिवार होता था, अब शायद ये थोड़ा होना मुश्किल हो गया है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि जैसे साल में एक बार जब बच्चों की छुट्टियां हो या हम भी कोई छुट्टी का जो है वो एक मौका देखें और अपने परिवार के लोगों से मिलने जाएं, उन्हें अपने घर बुलाएं, उनके साथ रहें, अपने बच्चों को भी बताएं कि ये आपके वो रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार हैं, और उनके साथ बच्चों को रहने की आदत डालें ताकि वो पहचाने कि ये हमारा परिवार है। क्योंकि आजकल माता पिता बताते ही नहीं है, तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि ये हमारा परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल मंजू, सारा मुद्दा ही जो है वो मिलते रहने का है और एक दूसरे से जुड़े रहने का है। अब देखो, ज्यादातर माता पिता खुद ही अपने काम और व्यस्त जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं कि वे अपने रिश्तेदारों से मिलने का वक्त नहीं निकाल पाते। अब अगर रिश्तेदार अपने शहर और घर बुलाते हैं तो बच्चे जाने के लिए मान भी जाएं कि भाई उनको उत्सुकता होती है, खुशी होती है कि वो ट्रेन में या प्लेन में बैठकर जाएंगे, तो बड़े व्यस्तता का हवाला देकर जाने से मना कर देते हैं। ये भी होता है। तो कई बार बड़ों के बीच का मनमुटाव जो है वो दूरी का कारण भी बन जाता है। हमें लगता है कि ये भी देखा गया है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक जो हैं उन्हें परिवार से दूर कर देते हैं। अगर रिश्तेदारों के यहाँ जाना है तो बच्चों की पढ़ाई या परीक्षा का हवाला देकर ये कह देते हैं कि भाई तुम रहने दो, हम चले जाएंगे, बच्चों को छोड़ देते हैं। अब घर पर चाचा या मामा का परिवार आया है तो अभिभावक परिचय कराकर बच्चे को एक दूसरे कमरे में कह देते हैं कि तुम चले जाओ, पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो बच्चों का इन रिश्तेदारों से मिलना नहीं हो पाता। इसलिए जब वो ऐसे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको उनके प्रति वो प्रेम ही नहीं है, क्योंकि वो जितना उन्हें मिलना चाहिए था वो मिले ही नहीं। और उसी तरह से बच्चे या किशोर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए उनके लिए वही उनके अपने सगे बन जाते हैं। तो सारी समस्या जो है ना उनसे कहते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स भी जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों से ज्यादा कहने लगे, बल्कि जो अपने घर में अपनी दादी नानी या चाचा मौसी कहें। तो ये सारी चीजें हैं वो बहुत सामने मतलब देखने को मिलती हैं। उन्हें बच्चों को महसूस ही नहीं होता कि किसी और शहर या राज्य में उनके भाई बहन भी हैं जो उनका परिवार है। या कुछ किशोरों को ये भी लगता है कि उनके रिश्तेदार हम उम्र लोग ही उनको समझ पाते हैं और परिवार के सभी बड़े बूढ़े उनसे बहुत अलग हैं। जी बिल्कुल। तो परिवार का महत्व हम सभी समझे और परिवार को साथ लेकर आगे चलें। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं गीत के साथ। अपना घर फूलों तारों से सुंदर, स्वर्ग यही तो है धरती पर। छोटा
अपना घर फूलों तारों से सुंदर, स्वर्ग यही तो है धरती पर, छोटा सा ये अपना घर। हमको इतना प्यार मिला, सपनों में भी जो न मिले वो सपनों का संसार मिला। 100 जन्म निछावर कर दे इस जीवन के एक पल पर, छोटा सा ये अपना घर फूलों तारों से सुंदर, स्वर्ग यही तो है धरती पर, छोटा सा ये अपना घर। खुशियों के ये रंग कहाँ, सदियों में ऐसा जीवन साथी मिलता है एक बार यहाँ। प्रीत प्रेम के इस मंदिर को लग जाए न किसी की नजर, छोटा सा ये अपना घर फूलों तारों से सुंदर, स्वर्ग यही। मौसी जी देखिए, सखी सहेली कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का, इसके बाद हम हाजिर होते हैं और भी बातें होंगी, ठीक है? मौसी जी देखिए, अब इस वक्त जब हम सखी सहेली कार्यक्रम में यहाँ 2 माइक पर, एक आप उस तरफ मैं यहाँ बैठे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं और आप कहेंगे नहीं नहीं अभी गीत नहीं सुनना है मुझे, तो अभी तो हम बातें करेंगे। ऐसी परिस्थितियां जब अगर उत्पन्न हो जाए तो हमें किस तरह से कहना चाहिए? मुझे तो कहना चाहिए कि ठीक है, बिल्कुल अभी तो गीत हमने एक सुनाया था, फिर सुन लेंगे, चलो मंजू बातें करते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, कई बार लोग ना मामूली सी बात को ठेस की तरह ले लेते हैं कि उनके दिल को ठेस पहुंच जाती है। भाई कई बार हम सामने वाले की बात पर राजी होना हमारे लिए मुश्किल तो होता है, पर सीधा 2 टूक जवाब देना भी सही नहीं होता मंजू। और हमारी असहमतियां जो हैं वो दरारें भी पैदा कर सकती हैं और पुल भी बन सकती हैं अगर वो अच्छे तरीके से बात कही जाए ना। बात जब काम या अपनों से जुड़ी हो तो असहमति को एक सही दिशा देना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, कहने का एक तरीका होता है। अगर हम अपनी बात को सही तरीके से कहेंगे और सामने वाले को भी उसे सही तरीके से लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी बात से असहमति व्यक्त कर रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि सोचने के और भी पहलू हो सकते हैं जो हमें पता नहीं है। अगर सामने वाला दूसरी बात कह रहा है तो हमें भी तो उस जगह पर खड़े होकर के सोचना चाहिए कि हाँ, सोचने का एक तरीका ये भी हो सकता
सकता है। बिल्कुल। अगर इस तरह से बातों को लिया जाएगा तो असहमति भी हमें बुरी नहीं लगेगी। हमारे एक जो श्रोता है वो ये लिख रहे हैं कि गलत जानकारी, शब्दों के अर्थों की अलग अलग समझ, गलत सहमति, असहमति की प्रवृत्ति, मूल्य, तथ्य, मस्तिष्क प्रक्रियाएं और विश्वास सभी किसी न किसी तरह से असहमति में योगदान कर सकते हैं और करते हैं। एक साथी ये भी लिखते हैं कि किसी ने अपनी सभ्यता को किसी के लिए अपनी सभ्यता को असभ्यता में न बदले। कोई अपने असभ्य सवाल पूछे तो आप उसे सभ्यता से जवाब दें। अगर आप किसी बात या चीजों से असहमत है तो आप सीधे, सरल और शांतिपूर्वक आप की बात आप मनवा सकते हैं या कह सकते हैं कि मैं असहमत हूं, ये बताना होगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि शालीनता रखना जरूरी है। एक श्रोता लिखती है कि मुझे भी बहुत सी बातों में असहमति जताने में बहुत संकोच होता है। एकदम से न बोला नहीं जाता, कई बार लगता है पर चलो जाने दो, ये सोचकर चुप रह जाती हूँ। एक हमारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि असहमति जाहिर करें पर तरीके से। असहमति जाहिर करने के कुछ शालीन तरीके ये हो सकते हैं। उन्होंने तरीके बताए कि समझदारी से प्रतिक्रिया देना, मुझे आपकी बात समझ में आती है पर मेरे विचार से ऐसा है, ये कह सकते हैं। दूसरी बात है सकारात्मक पहलू निकालना। आपने जो बिंदु उठाया वह दिलचस्प है पर मैं इस पर थोड़ा अलग सोचता हूँ या सोचती हूँ, ये भी हम कह सकते हैं। कड़वी दवाई को शुगर कोटेड बनाकर पिलाई जाए तो ये एक तरीका हो सकता है अपनी असहमति व्यक्त करने का। और एक श्रोता लिखती हैं कि भाई कुछ बातों में तो ना ही कर ही देना चाहिए, चाहे कोई भी संबंध हो। अगर आपका दिल उस बात को राजी नहीं है तो असहमति जाहिर कर देना चाहिए, पर उसके लिए कटु बोल और हिंसात्मक तरीके से नहीं, बल्कि धैर्य के साथ और शब्दों में मर्यादा निभाते हुए, चाहे वो धन, मन संबंधित हो या कोई और वजह हो। यहाँ हम कुछ बात और भी कहना चाहते हैं कि जैसे हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति हमारी बात से असहमत है तो तुरंत उनकी बातों को बीच में काट नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी बातों को पूरी तरह से हमें सुनना चाहिए। इससे कुछ फायदे हो सकते हैं हमें, मौसी जी। देखिए, एक तो ये कि अगर हम सामने वाले की बातें अगर पूरी तरह से सुनेंगे, चाहे हमारी असहमति हो तो भी, तो उसके विचार जानने से हमारे विचारों में वृद्धि होती है और हमें उस बात को समझने के कुछ और भी तरीके, या और जो कहते हैं ना कि एक उसको समझने का एक दूसरा तरीका हो सकता है या दूसरा पहलू हो सकता है, वो पहलू हमें पता चलता है और उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। एक श्रोता लिखते हैं कि अपनी किसी भी कार्य के प्रति कोई भी संशय हो तो उसे शालीन तरीके से मना कर सकते हैं। किसी कार्य के प्रति अपनी असमर्थता का कारण बताकर बहुत सादगी से मना कर सकते हैं। इससे संबंधों में कोई कड़वाहट नहीं आ पाएगी। और हाँ, परिवार की जो हमने बात की तो वहां भी इस तरीके को अपनाना जरूरी। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और अपने सहकर्मियों के बीच बैठ करके आपको काम करना पड़ता है तो वहां भी ये परिस्थितियां उत्पन्न होती, तब भी शालीनता रखना बहुत जरूरी है। या किसी आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, जैसे कि कई बार हमने देखा है कि जब हम लाइन में खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनकी बात से जब हमारी असहमति होती है तो तुरंत ही हमारा जो है एक रिएक्शन एक निकल आता है और हम कुछ भी बोल देते हैं। तो उस समय भी शालीनता बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपसी बातचीत में एक की कही हुई बात पर दूसरे की असहमति का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मतलब आप सामने वाले की बात या मंशा गलत ही हो। इसका मतलब ये भी नहीं कि सामने वाला हमेशा विरोधी ही हो, बस उनका अपनी अलग सोच है और अनुभव और जरूरतें हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी बात कही है, जानती हो, कि शिक्षित वो है जो हर स्थिति में सीखना और बदलाव करना जानता है। दूसरों की बात को खुले मन से सोचने पर हम अपने पूर्वाग्रहों को भी समझ पाते हैं। इस मायने में दूसरों का हमारी बात पर असहमत होना एक मौका भी है अपनी जानकारी और फलक को विस्तार देने का। खासकर ऑफिस में, जो भी तुमने ऑफिस की बात की थी कि ऑफिस में काम करने के दौरान ना सहकर्मियों के बीच असहमति जाहिर करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भाई सोच का लचीलापन और दूसरों की बातों को जगह देना
कहते हैं कि निजी विकास और रिश्तों को मजबूत बनाता है। और सही सवाल पूछना और जरूरत पड़ने पर बात को ढंग से समझाने के लिए कहना आपके विश्वास और भरोसे को मजबूत बनाता है। दूसरों पर कटाक्ष करने या निजी हमला करने से हमें बचना चाहिए। अपनी बात को इस ढंग से करें कि उसके बाद दूसरों के पास उसकी बात रखने की जगह बनी रहे, यानी वो अपनी बात कहने में संकोच ना करे, या ये ना सोचे कि अगर मैंने अपना मत रख दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा या फिर इसके साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे और फिर हम आगे क्या। और उस चक्कर में होता क्या है ना मौसी जी कि हम हर बात में हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और सामने वाले को ये समझ में आता ही नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है। बिल्कुल। विशेषज्ञ पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमदर्दी का भाव हमारी असहमति को उत्पादक बना देता है। दूसरों की जगह खड़े होकर सोच पाने की क्षमता हमें अपनी बात को इस ढंग से जाहिर करने में सक्षम बनाती है जिसमें दूसरे की बात के लिए भी सम्मान होता है। हम दूसरों के डर और असुरक्षाओं का भी हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब मौसी जी एक गीत सुन लें। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ जी। है गीत भरा प्रीत भरा देश हमारा, ये जमीन हमारी ये आसमान हमारा, आसमान हमारा। बहार ही है, जिसमें रंग है बहार ही बहार है, और जिसमें हुस्न है निखार ही निखार है, जिसमें हुस्न है निखार ही निखार है, ओ जी हो निखार है, ओ जी हो निखार है, जिसकी माटी से हम सबको प्यार है, और इसकी माटी से हम सबको प्यार है। ये है गीत भरा प्रीत भरा देश हमारा, ये जमीन हमारी ये आसमान हमारा, आसमान हमारा। जिसकी धरती में प्यार की निशानियाँ, जिसकी धरती में प्यार की निशानियाँ, होती हो निशानियाँ, जिसके जन्नों में बिखरी कहानियाँ, जिसके जन्नों में बिखरी कहानियाँ, यह है गीत भरा प्रीत भरा देश हमारा, ये जमीन हमारी ये आसमान हमारा, आसमान हमारा। तो
तो हम एक बार फिर अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं और अब समय है व्यंजन का। तो आज बहुत सारे व्यंजन बताते हैं अपने श्रोताओं को। हमारी एक श्रोता बहुत अच्छा सा भेजी है और जिसका इस्तेमाल मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन बिल्कुल नई चीज है जो उन्होंने लिखकर भेजा है। आप लिखती हैं कि अलसी, जिसे तीसी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में फ्लेक्सी, है ना, की चटनी। हमारे घरों में इस मौसम में तीसी की चटनी बुकनी, मतलब उसको पाउडर कर देते और दोपहर के खाने में खाते हैं। बिल्कुल, तीसी को सूखा भून लें। अगर आप लहसुन खाते हैं तो थोड़ा लहसुन और सूखी लाल मिर्च भी रोस्ट कर लें, और मतलब रोस्ट मतलब सूखी कढ़ाई में आप उसको डाल के ऐसे रोस्ट कर लें। किसी भी तरह का कोई तेल नहीं डालें और इन सभी को पाउडर के रूप में बना लें। आप ऐसे भी चावल दाल में खा सकती हैं। आप इसमें कटे हुए प्याज, नींबू मिलाकर इसकी चटनी बना सकती हैं। इसे आटे में स्टफ करके इसके पराठे भी बना सकती हैं। बिना लहसुन मिर्ची के भी पीस कर इसमें आप गुड़ और चीनी मिलाकर इसके मीठे पराठे, पीठा भी बना सकती हैं। सूखी लौकी, कद्दू की सब्जी बनाते समय इस पाउडर को मिला देने से उसका स्वाद दुगुना हो जाता है। बहुत ही अच्छी और स्वस्थ, मतलब जिसे कहते हैं कि ये चीज इन्होंने बताई है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद बढ़िया है। हाँ, और मौसी जी इसमें थोड़ा सा एक और बात मैं बता देना चाहती हूँ कि जब हम वो सूखा रोस्ट करते हैं ना उस समय अगर करी पत्ता भी इसके अंदर डाल दिया जाए तो उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि करी पत्ते की वजह से रंग जो है हरा हरा दिखने लगेगा, तो उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और करी पत्ते को भी रोस्ट करना होता है? हाँ बिल्कुल, रोस्ट कर लेते हैं तो वो एकदम सूखा सूखा कड़क कड़क हो जाता है। फिर जैसे अलसी को हम पीसते हैं उसके साथ वो भी जब पीसा जाएगा तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। एक बात और यहाँ बता देना चाहती हूँ कि मैं भूल जाऊंगी, मेरी ना नानी खाती थी ऐसे चावल में ये तीसी। उधर बिहार में ना तीसी बोलते हैं उसको, मैंने तीसी इधर कहीं नहीं सुना बोलते हुए लोगों को। या तो फ्लेक्सी सुना है या फिर अलसी। तो उधर तीसी मुझे बड़ा पढ़ के अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद मैंने पढ़ा कि कोई तीसी कह रहा है। तो वो चावल में तीसी डाल देती थी, उसमें घी, नमक और जैसा ये नींबू कह रही हैं, या तो चावल के साथ खाती थी या फिर जैसा इन्होंने लिखा है कि दाल में भी आप इसको डाल दे सकती हैं, सब्जी में। बहुत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफी होते हैं और ये पेट के लिए भी, चूंकि ये अगर आप इसे जब खाएंगे तो पता चलेगा बहुत चिकना होता है, ये जो दाना होता है इसका बहुत चिकना होता है, पेट के लिए भी बहुत ये अच्छा होता है। ओमेगा इसमें काफी होता है। हाँ, एक सावधानी यहाँ रखनी चाहिए जो हम बता देते हैं कि फ्लेक्सीड की चटनी या फ्लेक्सीड से बनी हुई कोई भी चीज जब आप खाते हैं तो उसे ताजा ताजा बनाकर खाएं। अगर आपने इसे बना करके रख दिया तो इसमें अगर 2-4 दिन रख दिया तो उसमें थोड़ा कड़वापन आ जाता है। इसलिए आपको जिस दिन खानी है उसी दिन सुबह बनाए और दिन भर में इसे खा करके खत्म कर दे। तो इतना ही बनाना चाहिए, ये एक सावधानी है इसके लिए। और एक व्यंजन में बता देती हूँ, मखाना काजू करी किस तरह से बनाना है ये हम बताते हैं। मखाना भी देखिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है और अगर इसे हम खाने में शामिल करते हैं तो फाइबर हमें मिलता है और बहुत सारा इसमें कैल्शियम होता है। तो बनाना के पहले तो सामग्री बता देते हैं कि मखाना 1 कप, काजू आधा कप, घी 1/4 बड़ा चम्मच, 1.5 चम्मच के करीब हमें चाहिए ये, जीरा 1 छोटा चम्मच, कद्दू के बीज 1 बड़ा चम्मच, दूध 3 से 4 बड़े चम्मच, साबुत लाल मिर्च 1 चाहिए, हल्दी पाउडर थोड़ा सा चाहिए और कश्मीरी लाल मिर्च ये भी ज़रूरत के हिसाब से, धनिया पाउडर, गरम मसाला ये आप अपने स्वाद के हिसाब से लीजिए और 1 चम्मच शक्कर अगर आप चाहें डालना तो ये लीजिए, वरना ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शक्कर डालें। नमक तो स्वाद के हिसाब से चाहिए और ताज़ा हरा धनिया सजाने के लिए। अब बनाना कैसे है, मखानों को 1 छोटा चम्मच घी में रोस्ट करके निकाल लें और इसी पैन में काजू भी रोस्ट करके निकाल लें। कद्दू के बीज 5 काजू को 2 बड़े चम्मच दूध के साथ बारीक पीस करके उसका पेस्ट हमें बना लेना है। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी गर्म करें और जीरा और साबुत लाल मिर्च तड़काएं। सारे सूखे मसालों में नमक डालकर मिलाएं। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाए तो काजू का जो ये काजू और वो बीज का जो पेस्ट हमने बनाया है वो चलाते हुए हमें पकाना है। मसाला जब कढ़ाई की तली में चिपकेगा ना ये, तो इसे लगातार इसे चलाते हुए हमें पकाना है। अब थोड़ा पतला करने के लिए पानी या दूध का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और शक्कर तो जैसा कि हमने बताया कि वैकल्पिक है, आपकी इच्छा हो तो डालें, नहीं आप मीठा पसंद करते हैं तो शक्कर आप अवॉइड कर सकते हैं। अब जब मसाला अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें उसके बाद मखाने और काजू मिला लें और कुछ मिनट इसे गाढ़ा होने तक पकाएं और तैयार
जो ये करी है, इसको आप कुलचों के साथ, पराठों के साथ या चावल के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। पौष्टिक भी है और स्वादिष्ट भी है। क्या बात है। और अगर लहसुन प्याज अगर आप खाते हैं तो भी इसमें मिला सकते हैं। जब आप पेस्ट बनाएंगे ना तो उसमें लहसुन प्याज भी आप मिला सकते हैं। तो अभी गीत सुन लें क्या? हाँ बिल्कुल। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत पे रुस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। हाय तौबा मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत पे रुस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसे ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। हो नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। सताओ मुझको बना के दीवाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा। नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। दिल ये मेरा घर है तुम्हारा, आ जाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी। तो मौसी जी अब
आप क्या फरमा रही है? मैं बस, हमारी एक श्रोता एक व्यंजन लिखकर भेजी है, तो मैं वो अपने बाकी श्रोताओं तक पहुंचा दूं, और मैंने तो नोट कर ही लिया है। हाँ। आप पोहा चिवड़ा की सामग्री हमें लिखकर बताइए कि इसे कैसे बनाना है। जो आवश्यक सामग्री है वो है आधा केजी पेपर पोहा, और 1 कप फल्ली दाना, आधा कप सूखे नारियल कटा हुआ, 2 बड़े प्याज, हींग 1 छोटी चम्मच, 10 हरी मिर्च कटी हुई, 1 बड़े चम्मच नमक, हल्दी, सौंफ, राई, खड़ा धनिया, खसखस, शक्कर, 1 नींबू और 10-12 कढ़ी पत्ता। विधि जो है वो इस तरह है कि पोहे को धूप में 2 से 3 घंटे रखें। साथ ही कटी मिर्च, प्याज को खड़ा काटकर और कड़ी पत्ता भी रखें। उसके बाद पोहे को छलनी से छान लें। गैस पर 2 कड़ाही रखें, एक पर धीमी आंच में पोहे को भूनते रहें। साथ ही दूसरी कड़ाही में तेल डालकर फलीदाना, मिर्च, खोबरा, प्याज तलकर भूनते हुए पोहे में डालें। फिर उसी तेल में राई, खड़ा धनिया, खसखस, सौंफ, हींग और आखिरी में कड़ी पत्ता डालें। कड़ी पत्ता डालते वक्त थोड़ा तड़कते ही गैस बंद कर दें। हल्दी डालें और नींबू का रस निचोड़ दें। इस पूरे तड़के को भूनते हुए पोहे में डालें और अच्छे से मिला लें। गैस बंद कर नमक और शक्कर डालें, अच्छी तरह मिलाकर ठंडा होने के बाद किसी भी डिब्बे में भर कर रखें, और जब भी सर्व करें तो कटे प्याज साथ में दें। यानी कि एक ऐसी चीज है जिसको आप बनाकर रख दो, कोई शाम में आ गया चाय के वक्त या ऐसा कुछ, या कभी चाय पीने का मन किया, तो उसके साथ आप इसको निकाल कर खा सकते हैं ना। जी, बहुत बढ़िया। और महाराष्ट्र में ये काफी बनाया जाता है ऐसा चिवड़ा। मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में बना करके डिब्बा भर के रख दिया जाता है, और जब भी भूख लगे तो 1-1 कटोरी खा ले। तो वैसे देखा जाए तो ये पौष्टिक भी है, ठीक है, मतलब स्वादिष्ट भी लगता है, और चाय के साथ तो वाकई में बहुत बढ़िया लगता है। चलिए, आपने ये चिवड़े की रेसिपी बताई, अब एक मीठी रेसिपी बता दें, क्योंकि हमने आज मीठा कुछ खाया नहीं है। तो मालपुआ, आटे का जो मालपुआ, जो जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो जो आटा होता है उसके मालपुए भी बनते हैं बहुत अच्छे। तो उसके लिए हम बता देते हैं कि सामग्री हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, 1 चम्मच सौंफ पीसी हुई चाहिए, 3 से 4 इलायची पीसी हुई, 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल या फिर नारियल का बुरादा आप ले सकते हैं, आधा कप चीनी, 3 बड़े चम्मच दूध। ये सामग्री हो गई। अब विधि बताते हैं। मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले दूध में चीनी डालकर 1 घंटे के लिए उसको साइड में रख दें। जब तक तब तक हमें क्या करना है कि एक बर्तन में आटा छानकर इसमें सौंफ, इलायची और नारियल का बुरादा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले, यानी सौंफ को भी इसमें पीस करके डालना है। जब दूध में चीनी घुल जाए तो चीनी दूध के घोल को आटे के मिश्रण में डालकर इसे 1 चम्मच से फेंटते हुए मिलाते जाएं, है ना। तो एक घोल ये तैयार हो। इस तरह आटे का न ज्यादा, न गाढ़ा, न ज्यादा पतला पेस्ट हमको तैयार कर लेना है। यदि पेस्ट अच्छी तरह नहीं मिला तो इसमें थोड़ा पानी डाल करके फेंट ले, और इसको एक कंसिस्टेंसी जो इसकी वो ठीक ठाक बना ले। अब एक कढ़ाई में घी डालकर उसे गैस पर गर्म करने के लिए रखें। घी गर्म होने के बाद गैस की आंच मध्यम करके 1 बड़े चम्मच में आटे का पेस्ट लेकर उसमें गोल पूरी के आकार में घुमाते हुए घी में डालें और पुआ फ्राई कर लें। ठीक है, जैसा कि मालपुए का जो शेप होता है ना, कि थोड़ा सा गोलाई में होता है, तो गोलाई में चम्मच से घुमाते हुए डाल दें। मालपुआ दोनों तरफ से पलटकर लाल होने तक सेके, और इस तरह सभी पुए बना लें। तो ये आपका मालपुआ तैयार है। हाँ, इसे सर्व करते समय ये ध्यान रखें कि इसके ऊपर थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसकी अच्छी तरह से कटिंग करके इसके ऊपर सजा करके अगर आप सर्व करेंगे तो ये देखने में भी बड़ा अच्छा लगेगा और खाने में भी स्वादिष्ट होगा। और अब स्वाद और बढ़ जाता है जब हम बातों के साथ संगीत का मेल होता है ना। बिल्कुल। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तू मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है।
महफिल तुम्हारे आने से हर चीज पे नूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है। मौसी जी, गीत तो हमने सुन लिया और देखिए हमारी नजरें जो है घड़ी की तरफ लगी हुई है और घड़ी ने हमसे इशारा किया है कि अब हमें इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करना होगा। तो बिल्कुल अपने श्रोताओं से इजाजत लेनी होगी, तो फिर हम जल्दी मिलते हैं। और मैं रज्जो मौसी और मैं मंजू द्विवेदी, आप सभी को हमारा नमस्कार। सखी सहेली।